प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में। हाँ, हिंदुस्तान के बहुत ही मकबूल और मशहूर राइटर्स की जोड़ी है सलीम जावेद। कुछ अरसा वो 8-10 हिट फिल्में देने के बाद अलग अलग हो गए और अपने अपने रास्ते चले गए। उसी जोड़ी में से हमें जावेद अख्तर साहब जो हैं वो मिल गए यूं ही चलते चलते कहीं। तो हमने सोचा कि वो व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान की फिल्मों का नक्शा बदल दिया, जिसने इतने इंटरेस्टिंग, इतने एक्साइटिंग स्क्रीन प्लेस लिखे, इतनी बढ़िया कहानियां लिखी, उस व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी का जो स्क्रीन प्ले होगा वो कितना मज़ेदार होगा, कितना ग्रिपिंग होगा, कितना एक्साइटिंग होगा। तो हमने साहब उन्हें पकड़ लिया और अब डायलॉग तो अच्छे लिख ही लेते हैं, ज़िंदगी की कहानी उनके पास। तो आइए उनकी ज़िंदगी की कहानी, उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की डायलॉग में सुने। क्या ख्याल है आपका जावेद साहब? कुछ पूछा जाए आपकी ज़िंदगी के बारे में? ज़रूर। जावेद साहब, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी मंजिल तक पहुंच जाता है, कोई ज़िंदगी मकाम उसे हासिल हो जाता है, तो लोग ये समझने लगते हैं कि साहब ये जो आदमी स्टार बना है ये कितना लकी है, ओवरनाइट इसे इतनी शोहरत और मकबूलियत हासिल हो गई। जबकि असल में होता है कि वो व्यक्ति उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने रास्तों से गुजरा होता है, कितनी प्रॉब्लम्स और कठिनाइयों को उसे सामना करना पड़ता है। तो अपनी ज़िंदगी की ये जो मंजिल है जहाँ तक आप पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या स्ट्रगल की और कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? हांडा साहब, मेरा ऐसा ख्याल है कि ज़िंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता जी। सड़क पे आपने देखा होगा कभी भीख मांगने वाले भी मिल जाते हैं और वो भीख मांगते हैं, 5 पैसा 10 पैसा उन्हें आदमी जब देता है वो भी उन्हें मुफ्त नहीं देता। इसलिए कि जब वो 10 नया पैसा अपनी कार में से निकाल के उसके हाथ पे रख देता है तो उसे काफ़ी देर तक 10-15 मिनट तक ये फीलिंग रहती है कि मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ। ये फीलिंग ख़रीदता है 10 नए पैसे में कि मैं बहुत भला आदमी हूँ, मुझसे लोगों का दुख नहीं देखा जाता। तो वो ये फीलिंग बेची उस फ़कीर ने उसे। तो जो दुनिया 5 नए पैसे या 10 नए पैसे मुफ्त में नहीं देती, वो इज़्ज़त और शोहरत और नाम ऐसे तो नहीं दे देगी जी। उसके लिए करना पड़ता है। होता ये है कि हम जब एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि आर्ट इज़ नर्चर्ड इन प्राइवेट एंड एग्जिबिटेड इन पब्लिक कि हम जो काम करते हैं उस समय तो हम अकेले होते हैं, वो तो देखने वाला कोई होता नहीं कि कैसे बैठ के काम कर रहा है आदमी, किस तरह से सोच रहा है, क्या मेहनत कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है, किस तरह से जोड़ तोड़ कर रहा है, कैसे आगे बढ़ने की कोशिश। उस वक्त कोई नहीं होता देखने वाला। लेकिन जब हम कर लेते हैं इत्तेफाक से और किस्मत से, जो भी कहिए, अगर कोई कामयाबी मिल जाती है तब पहली दफ़ा हमें दूसरे लोग देखते हैं। तो जावेद साहब, कुछ अपनी स्ट्रगल जो आपकी खुद की ज़ाती स्ट्रगल थी उसका कोई किस्सा तो बताइए। अब यूँ कहिए कि मैं 1965 में गया था बॉम्बे बीए करने के बाद। भोपाल से मैंने बीए किया। उसके बाद मैं उस वक्त 19.5 साल 20 साल मेरी उम्र थी और 65 से 70 तक असिस्टेंट रहा। पहले असिस्टेंट डायरेक्टर, कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बीच में बेरोज़गार भी रहा, फिर किसी राइटर के लिए थोड़ा बहुत काम कर दिया जिसमें कोई नाम वाम तो मिलता नहीं। 1970 में मुझे पहली बार एक माकूल काम मिला जब हम सिप्पी फिल्म में उनके स्टोरी डिपार्टमेंट में मुझे काम मिला। एंड उनकी पहली पिक्चर बन रही थी अंदाज़, उसमें काम किया। फिर उसी दौरान में वहीं मुलाकात राजेश खन्ना साहब से हो गई, इसलिए कि राजेश खन्ना को ब्रेक सिप्पी फिल्म ने दिया था और वो नए नए बड़े स्टार बने थे। तो उन्होंने एक पिक्चर साइन की थी मद्रास में, जो बाद में हाथी मेरे साथी के नाम से रिलीज़ हुई। तो उसका स्क्रीन प्ले लिखने के लिए उन्होंने हमसे बात की और सलीम साहब मैं, जो कि हम लोग साथ काम कर रहे थे, हमने उसका स्क्रीन प्ले लिखा। इसी दरमियान फिर यहाँ एक फ़िल्म शुरू हो गई सिप्पी फिल्म में, सीता और गीता, वो हमने लिखी।
इसी दरमियान जब सीता और गीता बन रही थी तो एक स्क्रिप्ट हमने लिखी थी जो प्रकाश मेहरा साहब ने खरीदी और जंजीर के नाम से बनी। तो फिर फिल्में मिलती रहीं, वो काम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 65 से 70 तक तो ज़ाहिर है कि ज़िंदगी का दूसरा रुख देखा। उस रुख के बारे में कुछ बताइए। अब उसमें क्या बताएं साहब, मतलब ये इस सिलसिले में कोई बहुत गुरूर से कहना है कि खाने को नहीं था या पहनने को नहीं था या रहने को नहीं था, तो ये कोई बहुत गैर मामूली अनयूजुअल वाक़या भी नहीं है। बहुत से लोगों के साथ होता है जी। लेकिन जिसके साथ भी होता है उसे तकलीफ़ तो होती है। सो मेरे साथ भी हुआ ज़िंदगी में। ऐसे बरसों दिन गुजरे जब ऐसे अक्सर दिन थे जब खाने को नहीं होता था, रहने को जगह नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था। मुझे एक दिन ज़रूर याद आता है कि एक बार एक प्रोड्यूसर साहब थे जिन्होंने मुझे दादर बुलाया। मैं रहता था बांद्रा में, जो कि कम से कम एक 12-15 मील का फासला है, कि भाई तुम आ जाना, पैसा ले लेना अपना। वो पैसा भी क्या, मतलब जो भी 100 रुपये या 50 रुपये जो भी देते वो। तो मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे थे और मैं वहाँ गया और मालूम हुआ कि वो अपने दफ्तर में ही नहीं है। बहुत देर इंतज़ार किया तब भी नहीं आए। अब मेरे पास इतने पैसे बचे थे कि या तो मैं बस का टिकट लेके बांद्रा वापस आऊँ, मेरे ख्याल से 25 नए पैसे थे मेरे पास, या उस 25 नए पैसे से कुछ खा लूँ, एक चॉइस थी। अब अगर कुछ खा लेता हूँ 25 नए पैसे से तो फिर ये 12 मील पैदल चलना पड़ेगा, और अगर 12 मील बस में बैठ के जाऊँ तो फिर वहाँ जाके खाऊँ क्या। तो मैंने टॉस किया उस चवन्नी से। मैंने कहा चलो भाई किस्मत पे फैसला छोड़ते हैं कि खाया जाए या बस में जाया जाए। तो टॉस जो था वो खाना जीत गया। तो मैंने 4 आने के लिए चने और पैदल चलना शुरू किया। चलते चलते, अच्छा मैं बहुत खुश था वैसे इस वाक़े से, कि मुझे यकीन था कि एक दिन आएगा जब मैं बड़े फ़ख्र से किस्सा सुनाऊंगा उस वक्त भी। और मैं बहुत गौर से उस शहर को देखा, उन सड़कों को देखा कि मुझे याद रहे कि मैं कहाँ कहाँ से गुजर रहा हूँ। और मुझे लगा कि भाई हो सकता है बरसों बाद ये बिल्डिंगें चेंज हो जाएं, यहाँ दूसरी बिल्डिंग बन जाए, ये मकान ऐसा ना रहे। लेकिन वहाँ एक रास्ते में एक मिल का गेट था बहुत बड़ा। मुझे लगा कि ये तो नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। और मैंने उसे रुक कर बहुत ध्यान से देखा और ऐसा सोचा कि एक दिन मैं अपनी कार में बैठ के इस सड़क से गुजरूंगा और इस गेट को देखूंगा। और माशाल्लाह आप गुजरे भी होंगे वहाँ जी हाँ, मगर वो भी एक अजीब बात है बहुत। फिर मैं भूल गया इस बात को। एक मरतबा मेरी बेटी जो कि 6-7 साल की थी, उसके साथ मैं कार में बैठा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि अपनी बच्ची को ये किस्सा सुनाऊं। तो मैंने कहा इतने बरस पहले मैं ऐसे गुजरा था और ये मिल का गेट था जिसके सामने मैं ये सोचा था कि एक दिन मैं देखो कार में गुजरूंगा, और आज मैं जा रहा हूँ। तो उसने कोई ख़ास मुझसे हमदर्दी नहीं जताई, बल्कि कहा कि उस ज़माने में तो 4 आने में चने बहुत ज़्यादा मिल जाते होंगे, ऐसी कोई परेशानी की बात क्या थी। तो ये सब होते रहे ऐसे वाक़यात जी। और उस वक्त आदमी किस तरह से काम के बारे में सोचता है, कैसे अपने आप को तैयार करता है, वो सारी तकलीफ़ें, वो लम्हे जो है वो दुनिया के सामने नहीं आते। दुनिया को ऐसा लगता है बाद में, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई क्या करते हैं, कागज़ लिया, कलम लिया, कागज़ काला कर दिया और पैसे ले लिए उन्होंने। जावेद साहब, तकरीबन आधा दर्जन लोग ऐसे हैं जो कि अमिताभ बच्चन साहब की जो कामयाबी है उसका सेहरा अपने सर लेना चाहते हैं और कहते हैं कि साहब हमने इन्हें इंट्रोड्यूस किया और जंजीर में हमने प्रकाश जी से इनको मिलवाया वगैरह वगैरह। तो आप जो उनकी शोहरत है या उनकी जो सक्सेस उन्हें मिली, उसमें आपका कितना हाथ था? देखिए साहब, मेरा उनकी सक्सेस में कोई हाथ नहीं। और जो 1.5-2 दर्जन लोग अगर कोई ऐसे हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं कि दरअसल हमारी वजह से अमिताभ बच्चन इतने कामयाब हैं, उन्होंने अपने भाई और अपने बेटों के साथ बड़ी ज़्यादती की। उन्हें तो अपने बेटों को और या अपने भाइयों को इतना कामयाब बनाना चाहिए था, उन्होंने खामखा किसी और को बनाया। ऐसा होता नहीं है, कोई आदमी किसी को कामयाब नहीं बना सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो उसे मौका दे सकता है कामयाब होने का, कि देखो भाई ये मौका, अगर तुम कामयाब हो सकते हो तो हो जाओ। कामयाब आप कैसे किसी को कर देंगे? इसलिए कि हमारे पेशे में तो आखिरी जज जो है वो तो जनता है, ऑडियंस है, और वो पसंद करेगी तो आप कामयाब हैं, और जनता नहीं पसंद करेगी तो आप कामयाब नहीं हैं। तो कामयाब या नाकामयाब हमारे प्रोफेशन में सिर्फ ऑडियंस कर सकती है। जी।
पब्लिक कर सकती है, लेकिन और मौका किसी के आपने बस दिया का नहीं। उनको। और मौका हमने क्या दिया, मौका हम खुद भी ले रहे थे। हम लोगों ने जंजीर, दीवार, मजबूर, शोले, त्रिशूल, डॉन, दोस्ताना, इन पिक्चरों में साथ काम किया है। तो हो सकता है कि उन्हें अच्छा रोल हमने दिया हो, अच्छे डायलॉग दिए हों, अच्छी सिचुएशन दी हों, लेकिन उसके बदले में उन्होंने हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो उसी वक्त हम भी आ रहे थे जिस वक्त वो आ रहे थे। शायद हमारे काम से उनको कुछ फ़ायदा हुआ हो और उनके काम से हमें कुछ फ़ायदा हुआ, तो म्यूचुअल था। उसमें ये कि हम ये कहें या कोई भी ये कहे कि साहब मैंने उनको ये दे दिया, तो कोई किसी को क्या देता है। जावेद साहब बुरा मत मानिएगा, मगर ऐसी खबर भी फिज़ा में थी कि एक ऐसा वक्त आया था जब कि सलीम जावेद जो हैं वो ख़ुद को खुदा मानने लगे थे और लाखों रुपए चार्ज करते थे। थोड़े से मूडी, थोड़े से घमंडी, थोड़े से इंडिफरेंट हो गए थे लोगों के साथ, और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और यहाँ तक कि आर्टिस्ट भी उनसे ज़रा से तंग आ गए थे। तो ये बात कहाँ तक ठीक है? देखिए, वो एक शेर है, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, वाह, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। बहुत खूब। तो वो दोनों ही बातें हैं। अगर मैं कहूँ, हालांकि मैं बैठ के आराम से कह सकता हूँ कि बिल्कुल झूठ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, तो क्या सबूत, तो कोई गवाह तो इसका मिलेगा नहीं, लेकिन वो बात बेईमानी की होगी। तो ये कामयाबी जो होती है, और मुस्तकिल कामयाबी कि एक लाइन में 11-12 पिक्चरें बहुत बड़ी हिट हों, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इंसान पे उसका असर थोड़ा बहुत हो जाता है, वो कितनी भी अपनी अकल को खींच के रखे। तो कुछ ये भी हुआ होगा, और कुछ ये भी है कि बात का पतंगड़ भी लोगों ने बनाया, इसलिए कि उन्हें बड़े हीरोज या बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स या बड़े डायरेक्टर्स के सामने तो झुक जाने की आदत थी, या उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट देने की आदत थी। लेकिन ये एक नया वाक़या हुआ था कि जब राइटर्स ने इस तरह से अपना नाम मनवाया, अपनी पोजीशन मनवाई, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी, अपनी कीमत मांगी, तो ये उनके लिए एक नई बात थी, और उनके लिए कहीं ना कहीं ये शौक था जी। जो कि अब अगली बार जब कोई करेगा, और मैं दुआ करता हूँ, मुझे यकीन है कि जाहिर है कि ऐसे लोग आएंगे जो हमसे भी बहुत आगे निकलेंगे, इसलिए यही ज़िंदगी का उसूल है, तो उनसे इतनी शिकायत उन्हें नहीं होगी। लेकिन जो हमने किया था वो हमसे पहले कभी हुआ नहीं था जी। तो उस शौक को एब्जॉर्ब करने में फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा टाइम लगा। जी। अच्छा जावेद साहब, हमें याद है कि एक ऐसा वक्त भी आया जब सलीम जावेद का नाम बड़ा बड़ा लिखा होता था हर बैनर पर, पोस्टर्स पर, और लिखा था कि सलीम जावेद प्रेजेंट्स, बाकी फिल्म का नाम और दूसरे आर्टिस्टों का नाम। लेकिन अब हालात ये हैं कि फिल्म का नाम होता है, आर्टिस्ट की तस्वीरें होती हैं, डायरेक्टर का बड़ा बड़ा नाम होता है, और कहीं नीचे लिखा होता है रिटन बाय जावेद अख्तर। तो इस बदले हुए हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? सलीम जावेद प्रेजेंट तो शायद एक फिल्म या दो फिल्म में आया होगा, जो कि हमारे ऐसे दोस्त की बनाई हुई फिल्म होगी कि जिसे हमने कहीं थोड़ा सपोर्ट किया था, हेल्प किया था, तो उन्होंने कहा कि साहब ये इनकी तरफ से, वरना बाकी जो पिक्चरें जितनी भी हमारी थी उसमें हमारा नाम हमेशा बहैसियत राइटर के ही आया। और आता क्या, अब अगर रिटन बाय जावेद नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, वही लिखा। मैं तो सिर्फ साइज की बात कर रहा हूँ। साइज का भी जहाँ तक वास्ता है, आज भी मेरा नाम किसी भी बैनर पे, किसी भी पोस्टर पे होता है, और उसी तरह से होता है जैसे प्रोड्यूसर का, जैसे डायरेक्टर का, जैसे किसी और का, वो उस बिल्कुल वैसे ही होता है जी। और वैसे ही पहले होता था। जावेद साहब, अक्सर ये देखा गया है कि इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में ख़ास तौर से जो एसोसिएशंस हैं, चाहे वो दोस्ती की हों या बिजनेस की हों या स्टार और डायरेक्टर की रिलेशनशिप हो, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, और जो फ्लॉप एक शब्द है इंडस्ट्री में, उसके बीच में आते ही हर एसोसिएशन में दरार पड़ जाती है, जो कि आपके साथ भी हुआ कि सलीम जावेद की जोड़ी टूट गई। तो क्या चंद फिल्में फ्लॉप हो जाना इतना असर कर गया आपको कि आप दोनों अलग हो गए, या कुछ और कारण था? नहीं, इसका उससे कोई वास्ता नहीं। पहले तो ये कि वो कोई चंद फिल्में फेल ही नहीं हुई। हम लोग की जो आखिरी फिल्में रिलीज़ हुई थी वो थी डॉन,
जब तक हम साथ थे। जी डॉन, त्रिशूल, शान। जी डॉन और त्रिशूल तो दोनों ही गोल्डन जुबली पिक्चर्स थी। शान उस वक्त इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन आपको हैरत होगी सुन के कि आज शान बेशक। हिंदुस्तान की हर टेरिटरी में तकरीबन करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है आज तक। जी तो अल्टीमेटली वो भी चली। तो ये 3 हमारी आखिरी फिल्में थी जो रिलीज हुई थी साथ जब हम थे। तो ये तो अगर 3 में से मैं ये भी मान लूँ कि उनमें से एक चली ही नहीं थी, हालांकि वो सच नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए बहस की खातिर मान लेते हैं, तब भी वो 2 पिक्चरें तो गोल्डन जुबली पिक्चरें थी। ये वजह नहीं। और वजह दरअसल कोई ऐसी भी नहीं थी कि कभी हम लोगों में कोई नाखुशगवार बात हुई, कभी कोई इस तरह का वाकया होता ये है, और उसे मान लेने में कोई हरज भी नहीं है और कोई बुराई भी नहीं है कि कुछ लोग जो एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ रहे हैं, धीरे धीरे वो दूसरी तरह के होना शुरू हो जाते हैं। कुछ आपका अपना सर्कल होता है, आपके ऊपर अपने असरात, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, दूसरे पे कुछ और होते हैं, आपका दिमाग, आपके सोचने का तरीका धीरे 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 अलग। तो एक घर में पले हुए 2 भाई ऐसे धीरे धीरे दे कैन ग्रो अपार्ट, श्योर। कि अलग अलग तरह के हो गए। तो जब हो जाए तो उसे तस्लीम कर लेना या उसे मान लेने में कोई हरज नहीं। और अगर 2 आदमी साथ काम कर रहे हों, कल को ये तय करते हैं कि भाई हम अलग अलग करेंगे, तो वो कोई बहुत बुरी बात भी नहीं। जावेद साहब, कुछ ऐसे भी आपके चाहने वाले हैं जो कहते हैं कि साहब आपके घर में बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है जिसमें हज़ारों किताबें हैं, अंग्रेज़ी नावल हैं, और आप जब जी चाहता है एक आध नावल निकाल लेते हैं और फिर उसको अडेप्ट कर देते हैं, स्क्रीन प्ले तैयार करते हैं और लीजिए साहब फिल्म तैयार। तो वाकई में क्या कोई लाइब्रेरी है आपके पास? देखिए साहब, मेरी लाइब्रेरी कितनी भी बड़ी रही हो, वो जो शहर में पब्लिक लाइब्रेरी उससे बड़ी तो है नहीं। जी इसलिए कि पब्लिक लाइब्रेरी जो शहर की है वो कम से कम मेरी लाइब्रेरी से 1000 गुना तो बड़ी होगी ना। जी तो मैं मशवरा दूंगा वो लोग जो ऐसी बात कहते हैं कि वो पब्लिक लाइब्रेरी में शहर की जाएं और फ़ौरन मुझसे 1000 गुना बड़े राइटर बन जाएं। इसलिए कि अगर इतना आसान है कि एक रैक में से किताब उठाई और पढ़ी और वही दे दी, बल्कि लिखने की क्या ज़रूरत है, तो फिर तो बहुत आसान है उनके लिए भी। तो बजाय इसके कि वो मुझ पे वक्त ज़ाया करें, एक आध राउंड मार लिया करने पर पब्लिक लाइब्रेरी का और बड़े राइटर बन जाए। तो आपके ख्याल में अंग्रेजी नावल से वैसे भी स्क्रिप्ट लिखना मुश्किल होता होगा हिंदी ऑडियंस के लिए? देखिए, ये बात बड़ी कॉमन है और कही जाती है, और हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि लोग जब एक बात सुनते हैं तो उसे दोहरा देते हैं तोते की तरह, उस पर सोचने की तकलीफ गवारा नहीं करते, और फिर दूसरा और फिर तीसरा और फिर सब बोलने लगते हैं, और फिर यकीन हो जाता है कि जब इतने लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। हकीकत यह है कि अंग्रेज़ी फिल्मों से हिंदुस्तानी फिल्म की कहानी ली ही नहीं जा सकती। जी ये मुमकिन नहीं। अब स्क्रीन प्ले तो एक टेक्निकल चीज़ है, जो इनका अंग्रेज़ी फिल्म का स्क्रीन प्ले का कंस्ट्रक्शन है और जो हिंदुस्तानी फिल्म के स्क्रीन प्ले का कंस्ट्रक्शन है वही अलग है। वहाँ की ऑडियंस का मिजाज अलग है, हमारी ऑडियंस का मिजाज अलग है। हमारी ऑडियंस आज भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, वहाँ पर कैरेक्टर्स बहुत इंडिविजुअल ट्रीट होते हैं, जी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसमें पूरा मिजाज में इतना फ़र्क है, कल्चर में इतना फ़र्क है, वैल्यूज़ में इतना डिफरेंस है कि वो कहानी कभी हमारी ज़मीन पे लगाई नहीं जा सकती, वो उगेगी नहीं। जावेद साहब, अभी हाल ही में आपने चंद एक फिल्मों के लिए गीत भी लिखे, तो एक तो ये कि आप नहीं समझते कि बहुत लेट आपने गीत लिखने शुरू किए, और दूसरा हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं कि साहब कहीं एज अ राइटर अगर काम न चला तो एज ए गीतकार चल जाएगा। लिखना इसलिए शुरू किए कि शायरी ही बहुत लेट शुरू की। आमतौर से लोग जिस उम्र में शायरी छोड़ देते हैं, मैंने उस उम्र में शुरू की थी। ऐसा तो क्यों? वो गालिबन हुआ ये कि पहले तो जब नया नया ज़िंदगी में आया था तो कुछ वो रोटी कपड़े मकान की ही झंझट में पड़ा रहा, और ये उस वक्त एक ही गोल था, एक ही मकसद था कि भाई फिल्मों में कामयाब होकर दिखाना है। 1976 में मेरे फादर की डेथ हुई,
और उनका नाम जानिसार अख्तर था, शायर थे। वैसे तो वो जो थे छठी या सातवीं जनरेशन थे शायरों की। तो उनके दुनिया में न रहने के बाद मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ, हालांकि मुझे शायरी से दिलचस्पी हमेशा रही है, मुझे कुछ 2-4 लाख शेर याद होंगे, कि मुझे लिखना चाहिए। जब तक वो थे तो कुछ ऐसा लगता था कि ठीक है हो तो रहा है, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ ऐसा लगा कि भाई अब दुकान पे कोई तो बैठे। जी। तो मैंने उनके गुजरने के साल 2 साल बाद शायरी शुरू की। जो 1.5-2 लाख शेर आप कह रहे थे आपको याद हैं, उनमें से जो खुद के लिखे हुए चंद शेर हैं उनमें से कुछ सुना दीजिए। आपको एक छोटी सी नज्म सुना देता हूँ, 4-6 लाइन की। इरशाद। उलझन। करोड़ चेहरे और उनके पीछे करोड़ चेहरे, ये रास्ते हैं कि भिड़ के छत्ते, जमीन जिस्मों से छुप गई है। करोड़ चेहरे और उनके पीछे करोड़ चेहरे, ये रास्ते हैं कि भिड़ के छत्ते, जमीन जिस्मों से छुप गई है। कदम तो क्या दिल भी धरने की अब जगह नहीं है। बहुत खूब। ये देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अब जहाँ हूँ वहीं सिमट के खड़ा रहूँ मैं, मगर कहीं ये भी जानता हूँ जो भीड़ पीछे से आ रही है वो मुझको पैरों तले कुचल देगी, पीस देगी। तो अब जो चलता हूँ मैं तो खुद मेरे अपने पैरों में आ रहा है, किसी का बाजू, किसी का सीना, किसी का चेहरा। चलूँ तो औरों पे जुल्म ढाऊँ, रुकूँ तो औरों के जुल्म झेलूँ। ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुनसफ़ी पर, ज़रा सुनूँ तो कि आज क्या तेरा फ़ैसला है। हुजूर वो प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, तो चलते चलते एक और पर्सनल सवाल पूछ लूँ आपसे? पूछिए। हमने ये भी सुना है कि आप बहुत ज़्यादा दिल फेंक हैं, आशिक मिजाज हैं, रोमांटिक हैं, तो कुछ इसके बारे में बताते जाइए। ये पहली बार आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है इस इंटरव्यू में, और मैं कहीं ना कहीं मेरे दिल में डर था कि ऐसी कोई ना कोई बात आप जरूर पूछेंगे। जी। लेकिन हाना साहब, दुनिया में जिस तरह एक चीज़ टीवी है उसी तरह एक चीज़ बीवी भी होती है। जी। तो आपको सिर्फ टीवी का ख्याल है और मुझे बीवी का भी, इसलिए ये सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा ज़रूर, लेकिन इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद। बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में